चांदपुर गांव में चंदर अपनी पत्नी नीलम और लड़की मंजरी के साथ रहता था। वह बिल्कुल गोल मटोल गुड़िया सी लगती थी। सबसे सुंदर उसके बाल लगते थे। चांद से चेहरे को घेरे हुए काले काले बाल बहुत सुंदर लगते थे। दुर्भाग्य से मंजरी की मां की मृत्यु हो गई और चंदर ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी हेमा के भी एक लड़की हो गई, लेकिन वह मंजरी की तरह खूबसूरत नहीं थी। दोनों लड़कियां कुछ बड़ी हो गईं तो एक दिन हेमा की लड़की नीला रोती हुई आई और बोली, मम्मी, अब मैं मंजरी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सब कहते हैं तुम मंजरी की तरह गोरी नहीं हो और ना ही तुम्हारे बाल उसकी तरह काले और लंबे हैं। पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। अरे बेटी, रो मत। तुम तो गोरी हो और तुम्हारे बाल भी लंबे हैं। हाँ, लेकिन मंजरी की तरह लंबे नहीं हैं। जब मुझसे कोई ऐसे कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है मम्मी। इसकी कोई तरकीब निकालो, नहीं तो मैं आज खाना भी नहीं खाऊंगी। चिंता मत करो बेटी, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। छोटी मोटी बातें तो दूर की बात है। उसी दिन हेमा ने जड़ी बूटियों की कोई दवा तैयार की। उसने वह चाय में मिलाकर मंजरी को पीने के लिए दी। उसे पीने के थोड़ी ही देर बाद मंजरी के पूरे शरीर में जलन पड़ने लगी। वह बोली, मम्मी, पता नहीं यह चाय पीकर मुझे क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरे शरीर में आग जल रही है। हाय, क्या हो गया है तुझे? पता नहीं क्या बात है। दवा का असर उसे पता नहीं था। वह तो जलन के मारे तड़प रही थी। दूसरे दिन से मंजरी के शरीर में बदलाव आने लगा। मंजरी बोली, यह क्या? हाय, मेरा सारा शरीर धीरे धीरे काला पड़ रहा है। आज मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे हैं। मम्मी, ये मुझको क्या हो रहा है? हाय। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? थोड़े ही दिनों में मंजरी के सिर के सारे बाल झड़ गए और उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। मम्मी, आपने तो गजब कर दिया। मैंने तो इतना अच्छा रिजल्ट सोचा भी नहीं था। अब ठीक है, मैं जहाँ कहीं जाऊंगी सब मुझे ही सुंदर बताएंगे। एक बार हेमा की भतीजी की शादी का कार्ड आया। हेमा मंजरी और नीला के साथ फंक्शन में गई। वहां बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। सब चौंक कर मंजरी को देखने लगे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। देखना तो जरा कैसा नमूना आया है। ये कितनी बदसूरत लग रही है। बिल्कुल चुड़ैल लग रही है। ऐसी बदसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके तो सिर पर बाल भी नहीं है। शायद इसी बीमारी की वजह से ऐसा हो गया होगा। जब ऐसा हाल है तो अपने घर पर बैठती। जरूरी क्या है कि हर जगह जाकर घुसो। सर पर बाल भी नहीं है। कितनी अजीब लग रही है। ऐसा लगता है जैसे इसे कोयले में डुबाकर निकाला है। अब भला उसे लाने की क्या जरूरत थी? सारी पार्टी का मजा ही किरकिरा कर दिया है। सारी बातें सुनकर नीला की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब सब उसे सुंदर बता रहे थे। मंजरी की इंसल्ट देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। आज बहुत मजा आया। बहुत बनी घूमती थी पहले। अब पता चलेगा कि मेंटल टॉर्चर होना कितना बुरा लगता है। हाँ। दूसरे दिन जब नीला, माँ और मंजरी लौट कर आए तो मंजरी रोते हुए बोली, मम्मी, अब आज से हम कहीं नहीं जाएंगे। सब मेरी हंसी उड़ाते हैं। थोड़े दिनों में मंजरी और खिन्न हो गई। वह अपनी दवा लेने के लिए क्लिनिक में पहुंची थी। सारे मरीज मंजरी का मजाक उड़ाने लगे। एक मरीज बोला, अरे यार, ये लड़की कैसी अजीब लग रही है। हाँ यार, मैंने तो आज तक ऐसी काली लड़की नहीं देखी जिसके सर के बाल ही गायब हो। मंजरी सुनने के सिवा और कर क्या सकती थी। वह बिना दवा लिए ही लौट आई और सारा दिन आंसू बहाती रही। घर का सारा काम तो मंजरी ही करती थी। दूसरे दिन वह बुखार की वजह से नहीं उठी तो कुछ भी काम नहीं हुआ। नीला बोली, मम्मी, चाय पीनी है। अभी तक मंजरी नहीं उठी। जाकर देखो क्या बात है। कितनी देर में मिलेगी? हेमा को बहुत जोर का गुस्सा आया। वह तमतमाई हुई आई और बोली, दिन चढ़ गया है, तुझे होश नहीं है? काली माई कहीं की, अभी तक तूने कुछ नहीं किया। मैं क्या करूं? मेरा उठने का मन ही नहीं करता। पूरे बदन में दर्द हो रहा है। इस बात पर तो हेमा को और भी गुस्सा आया।
उसे चाय पीने की तलब लग रही थी। उसने मंजरी को बाह पकड़कर उठाया और दांत पीसकर बोली, चल अब जल्दी से चाय बना ले। कसम से सिर में तेज दर्द है। मनहूस कहीं की कलूटी, जब तुझे कोई काम नहीं करना है तो यहां से निकल। हेमा ने हाथ पकड़कर मंजरी को घसीटा और घर के बाहर लाई। उसने मंजरी को धमकाया और कहा, आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, समझी? और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब मंजरी बड़े बड़े आंसुओं से रोती हुई चली जा रही थी। उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं था। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। बहुत थक जाने पर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहीं पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। बुढ़िया खजूर के पत्ते जमा कर रही थी। मंजरी उसके काम में मदद करने लगी। बुढ़िया चुपचाप उसे देखती रही। जैसे ही बुढ़िया उठी, मंजरी ने उसका टोकरा सिर पर रखवा दिया। बेटी, तू तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं देख रही हूं कि तेरी दुर्दशा हो रही है। ले, मैं तुझे यह कंघा देती हूँ। इसे तू अपने बालों में फिराना। और यह शीशी है, इसमें गुलाब जल भरा है। इसे पानी में डालकर नहाना। भगवान की दया से फिर तुझे कोई कमी नहीं रह जाएगी। और इस कंघे से जो मांगोगी यह वही देगा। यह सुनकर मंजरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बुढ़िया के सामने ही कंघा अपने बालों में फिराया। उसके घने काले बाल वापस लहराने लगे। वह खुशी से अपने घर की ओर चल दी। वो बाथरूम में गई। उसने गुलाब जल को पानी में मिलाया और नहाने लगी। हे प्रभु, अब मुझ पर दया करो, गुलाब जल का असर हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। नहाने के बाद जब वह बाहर निकली तो खुशी से उछल पड़ी। उसका चमचमाता गोरा रंग रूप वापस आ गया था। मम्मी देखो, मेरा गोरा रंग वापस आ गया। सुनते ही हेमा दौड़ी आई और वह आंखें फाड़ फाड़ कर मंजरी को देखने लगी और बोली, बेटी, तू तो पहले से भी ज्यादा गोरी हो गई। कितनी सुंदर लग रही है। यह चमत्कार कैसे हुआ? भगवान ने ही मेरे लिए एक चमत्कार भेजा था। ऐसा जादू देखकर हेमा तो डर गई। अब तो बस कंघे को आजमाना बाकी रह गया था। ए कंघा, तू थोड़े से पैसों की व्यवस्था कर और मेरी मम्मी को खुश कर दे। अब मेरी मम्मी के गुस्से को दूर कर दो। कंघे से नोटों की गड्डी झरने लगी और जब गड्डियां देखी तो सबके मुंह पर मुस्कान आ गई। मंजरी के लिए हेमा के दिल में प्यार जाग उठा। ये तो कंघे की करामात थी। हेमा ने मंजरी को गले से लगा लिया और बोली, बेटी, तू मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तू तो बहुत अच्छी है। मंजरी तो थी ही दिल की अच्छी। उसने सबको माफ कर दिया। नीला ने भी माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो दीदी। अब तो खुशनुमा माहौल हो चुका था। घर में पैसों की कमी नहीं रही। मंजरी दिल खोल कर गरीब लोगों की सहायता करती थी। दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। बस भगवान हमारी बैंगन की फसल अच्छी उतार दे तो सब कष्ट दूर हो जाए। हाँ गायत्री, भगवान ऐसा कर दे तो समझो हमारी नैना का ब्याह धूमधाम से हो जाए। आपने बिल्कुल सही कहा जी। एक हमारी लाडली ननद ही तो है। हमें सोते जागते जिसकी शादी की चिंता सताती रहती है, उसकी शादी हो जाए तो गंगा नहाऊं। सरजू गांव का एक छोटा सा किसान था। वह अपने खेत में सब्जियां पैदा करके गुजारा करता था। जब सरजू के माँ बाप का देहांत हुआ तब उसकी छोटी बहन नैना केवल 7 वर्ष की थी। सरजू की माँ ने मरते वक्त सरजू से कहा था, सरजू बेटा, मैं तो कुछ देर में भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, पर मेरी आत्मा पर एक बोझ है बेटा। माँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरे होते हुए तुम्हारी आत्मा पर कैसा बोझ? एक बार मुंह से तो बोलो माँ। मैं तुम्हारी आत्मा का हर बोझ अपने सिर पर उठा लूंगा। तू तो मेरा श्रवण जैसा बेटा है रे। मुझे तुझ पर भरोसा तो पूरा है बेटा। फिर भी बता देती हूँ, मेरा जी तो तेरी बहन नैना में अटका हुआ है बेटा। नैना मेरी छोटी बहन है माँ, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो।
मैं नैना को अपनी बेटी की तरह रखूंगा। बस बेटा, और कुछ मत बोल। यह सुनकर ही मेरी आत्मा तृप्त हो गई। अब मैं चलूं, तेरा बापू बुला रहा है। यह कहते कहते सरजू की माँ चल बसती है और सरजू उसी दिन से नैना को अपनी बेटी चित्रा जैसा समझने लगता है। सरजू की पत्नी गायत्री भी नैना को अपनी बेटी ही मानती है। गायत्री जब नैना और चित्रा को साथ साथ खेलते देखती है तो उसका मन गदगद हो उठता। अम्मा देखो देखो, मैंने बुआ जी को खेल में हरा दिया। नहीं भाभी, मैं खुद हारी हूँ। मैं चित्रा को खुश देखना चाहती हूँ और मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे। समय बीतता जाता है और नैना जवान हो जाती है। अब वह बच्चों के साथ नहीं खेलती, बल्कि भाई और भाभी के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाने लगती है। नैना घर और खेत के सब काम अच्छे से करने लगती है। नैना को ऐसी जिम्मेदार लड़की के रूप में देख सरजू और गायत्री की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। गायत्री, हमारी नैना घर और खेत के सब कामों में निपुण हो गई है। और जवान भी तो हो गई है चित्रा के बापू। अब तो इसका ब्याह करने की सोचो। उसकी तो चिंता ही मत करो। मैंने नैना के लिए लड़का देख लिया है। लड़का हमारी तरह करता तो खेती है, पर उसके पास हमसे ज्यादा खेत हैं। तो फिर सोचते क्या हो, रिश्ता पक्का क्यों नहीं कर देते? बस खेत में लगी बैगन की फसल फल जाए, रिश्ता भी पक्का कर दूंगा। सरजू, गायत्री और नैना तीनों खेत में खूब मेहनत करते हैं और फसल में समय पर खाद और पानी देते हैं। उनकी इसी मेहनत से खेत में बैंगन की बहुत ही अच्छी फसल होती है। बैंगन के पौधों पर लदे बड़े बड़े बैंगन देखकर सरजू मारे खुशी के फूला नहीं समाता और कहता है, गायत्री, हमारी बैगन की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। देखो, पौधे बैगनों से कैसे लदे हुए हैं। फिर सोचते क्या हो, सब्जी मंडी में सारे बैंगन बेचकर पैसा उठाओ ना। भगवान करे इतना पैसा आ जाए कि हमारी नैना का ब्याह हो जाए। इस बैगन की फसल से पैसा जरूर आएगा गायत्री, और देखना हमारी नैना की शादी बड़े धूमधाम से होगी। भगवान करे आपकी बात सच हो जी। बैंगन की इतनी अच्छी फसल हमारी नैना की मेहनत का ही नतीजा है। सरजू के खेत पर जिसकी भी नजर पड़ती वही हैरान होकर रह जाता और सोचता, वाह, क्या शानदार बैगन आए पौधों पर। इस बार तो सरजू लाखों के बैगन बेच देगा भाई। सरजू का परिवार अपनी बैंगन की फसल को देखकर बहुत खुश था। सब मिलकर बैंगन तोड़कर गाड़ी में भरते हैं और सरजू खुशी खुशी बैंगन से लदी गाड़ी लेकर सब्जी मंडी में आता है। मगर मंडी आते ही उसकी सारी खुशी दुख में बदल जाती है। मंडी में बैंगन का भाव बहुत गिर चुका था। देखो सरजू, इस साल बैगन का भाव बहुत गिर गया है। वैसे तो बैगन 5 रुपए किलो बिक रहा है, पर तेरे बैगन अच्छे हैं, इसलिए 7 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लूंगा। बेचना है तो बोलो। ये तो बहुत कम दाम है सेठ। पूरी मंडी में घूम लो, कोई इससे ज्यादा में खरीद ले तो बताना। पूरी गाड़ी का क्या दोगे? पूरे 2000 दूंगा, न एक पैसा ऊपर न नीचे, बस। चलो ठीक है, उठा लो बैगन। सरजू व्यापारी को 2000 में एक गाड़ी बैंगन बेचकर घर आता है और घर आकर बैंगन की हालात के बारे में गायत्री और नैना को बताता है तो घर में मातम सा छा जाता है। गायत्री की तो उम्मीदों पर पानी ही फिर जाता है। वह कहती है, यह तो भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया जी। अब नैना की शादी कैसे कर पाएंगे? भाभी धीरज रखो, बैंगन की फसल अच्छी हुई है तो आमदनी भी अच्छी ही होगी। पर कैसे नैना? कोई तो उपाय हो जिससे हमें बैगन के सही सही दाम मिल जाएं। सरजू यह कह ही रहा होता है कि तभी गांव का मुखिया आ जाता है। मुखिया उनकी बातें सुन लेता है और फिर कहता है, अरे सरजू बेटा, तू एक काम क्यों नहीं करता? अब बैगन को मंडी में बेचने के बजाय होटलों पर जाकर बेचना। हर होटल में बैगन का भरता बनता है और तेरे बैगन तो बहुत ही बढ़िया हैं।
होटलों पर जाकर बेचेगा तो हाथों हाथ बिक जाएंगे और दाम भी अच्छे मिलेंगे। ये काम तो मैं कर सकता हूँ मुखिया जी, मेरे पास तो अपनी गाड़ी है। तो फिर कल से ही शुरू कर दे। सरजू मुखिया के कहने पर अगले ही दिन बैंगन गाड़ी में रख होटलों पर बेचने निकल जाता है। होटल वाले उसके बैंगन देखकर बहुत खुश होते हैं और अच्छे दाम में बैंगन खरीद लेते हैं। पर शाम तक बैंगन बेचने पर भी कुछ बैंगन बच जाते हैं। बचे हुए बैंगन देख सरजू फिर से निराश हो जाता है और कहता है, गायत्री, होटल वालों को हमारे बैगन बहुत पसंद आए और अच्छे दाम में मिले, पर सारे बैगन नहीं बिके। अब इन बचे हुए बैगनों का क्या करूं? अब मैं क्या बताऊं जी, लगता है हमारी तो किस्मत ही खराब है। भाभी, ऐसा क्यों बोलती हो? इन बचे हुए बैंगनों का भरता बना लो ना। आप तो बहुत अच्छा भरता बना लेती हैं। पर इतने भरते का हम करेंगे क्या नैना? करना क्या है भैया, हम खुद खाएंगे और बाकी का गांव में बांट देंगे। गांव वालों को हमारा बैंगन भरता पसंद आया तो वो भी हमसे बैंगन खरीद कर अपने घर भरता बनाने लगेंगे। सरजू और गायत्री को नैना की बात बहुत पसंद आती है। चलो, तू कहती है तो ये भी करके देख लेते हैं। नैना के कहने पर गायत्री बचे हुए बैंगन का भरता बनाती है। फिर नैना और चित्रा दोनों गांव में घर घर जाकर बैंगन का भरता बांट कर आती हैं। गांव वालों को उनका बैंगन भरता इतना पसंद आता है कि सब उंगलियां चाटते हुए सरजू का धन्यवाद प्रकट करने के लिए उसके घर आकर इकट्ठे होने लगते हैं। वाह भाई, सरजू, भरता तो बहुत ही अच्छा बना था। हाँ, ऐसा भरता तो शहर के होटल में भी खाने को नहीं मिलता। मैं तो कहती हूँ गायत्री दीदी, तुम भरते का होटल ही खोल लो। खेत में लगे बैंगन से 10 गुना ज्यादा कमाई करोगी। हाँ, अगर भरते का होटल खोलना ही है तो दुकान मैं दे देता हूँ सरजू। किराया भले काम अच्छा चलने पर दे देना, पर भरता रोज खिलाना पड़ेगा। मुखिया और गांव वालों के कहने पर सरजू भरते का होटल खोल लेता है और गायत्री का बनाया बैंगन भरता सबको बहुत पसंद आता है। फिर तो कुछ ही दिनों में उनका होटल अच्छा चलने लगता है और बैंगन का सीजन जाने से पहले ही सरजू काफी पैसा जमा कर लेता है। पैसा आते ही सरजू और गायत्री नैना की शादी बड़ी ही धूमधाम से करते हैं।